हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। सो बच्चों, हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और बोहर का जो मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टॉपिक रह गया था हमारा, वो हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में मैंने आपको बताया है। रेडिएंट रेडिएशंस होती हैं कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लाइट है, हीट है, एक्स रेज, गामा रेज। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखने को मिलेंगी। देखो, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हैं, ये अरेंजमेंट है उनका, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो सारी मैंने यहाँ पे रेडिएशंस लिखी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और अगर आप देखो, इसकी सबसे कम वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है 10⁻⁻18 से लेके 10⁻⁻13-14 तक ये कॉस्मिक रेज रहती हैं। फिर गामा रेज शुरू हो जाती हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। ठीक है, और रेडियो वेव की यहाँ जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ की रेंज है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसमें से बच्चों ये जो विजिबल रेज हैं, वो ही हमारे ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट कर पाता है, देख पाता है। ठीक है, उसमें हमने विब गॉयर, हमें पता है विब गॉयर के जो 7 रेनबो कलर्स होते हैं वो हम देख पाते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो दिस पार्ट इज विजिबल। अगर हम यूवी रेज पे आए, ठीक है, थोड़ी कम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, देखो इधर कम हो रही है, इधर ज्यादा हो रही है, तो वेवलेंथ विजिबल रेज की ज्यादा है यूवी रेज से, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। क्योंकि बच्चों हमने एक रिलेशन किया था कि म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन है। अगर कोई रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम रहेगी, और दिस इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁻8, सॉरी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हम यूवी रेज की बात कर रहे थे, जो सन रेज से आती हैं, दैट इज नॉन एज यूवी रेज, जिससे टैनिंग होती है। ठीक है, और वो विजिबल नहीं है। अगर हम एक्स रेज की बात करें बच्चों, तो एक्स रेज में आती हैं, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैवी मेटल पे टारगेट किया, तो वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो एक्स रेज की होंगी। उसके बाद बच्चे गामा रेज, गामा रेज की वेवलेंथ इन तीनों से कम है। गामा रेज कौन सी होती हैं बच्चों? गामा रेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती हैं, ये हमने रेडियो एक्टिव वाले टॉपिक में भी किया था। ओके, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं? आउटर स्फीयर से कंटिन्यूसली फॉल कर रही हैं अर्थ पे। ठीक है, तो ये कुछ रेज थी। यहाँ पे आपको ज्यादा कंसर्न देने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ज्यादातर आपको बच्चों ये फॉर्मूला के बेसिस पे चीजें पूछी जाएंगी। इनकी जो रेंज है आप याद कर लो, कितने से कितने तक वेवलेंथ जा रही है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेना, दोनों चीजों याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो विब गॉयर वाला कंसेप्ट है, विजिबल रीजन में आता है, इसकी भी क्या क्या वेवलेंथ है, जैसे इसकी वायलेट की 400 नैनोमीटर होती है, और बच्चों रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ये आप चीजें थोड़ी थोड़ी याद रख लेना। ओके बच्चों, वही क्वेश्चन है। देखो, उन्होंने बोला है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है, वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम वायलेट टू रेड। सही बात है, विब गॉयर में वायलेट से शुरू हो रहा था और रेड पे खत्म हो रहा था, और वेवलेंथ जो है वो वायलेट की 400 नैनोमीटर, एनएम क्या था बच्चों? नैनोमीटर होता है। वायलेट की 400 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, रेड की 750 गिवन है। तो आपने ये वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फॉर एग्जांपल हम रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है।
स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ 400। देखो 1 नैनोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। एक नैनो में 10 रेज टू पावर -9 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर -9 मीटर ऐसे लिख दो। मीटर से मीटर कैंसिल और इसको डिवाइड करके 7.5, ये आंसर पर सेकेंड में आ गया जिसको हमने हर्ट्ज लिखा था। ओके, ये हमने वायलेट रीजन के लिए किया है 400 वेवलेंथ के लिए। तो अगर हम रेड वाले रीजन की बात करें कि वेवलेंथ रेड वाली लें, तो बच्चों कैसे करेंगे? सेम, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, और रेड की वेवलेंथ है 750, नैनो की वैल्यू है 10 रेज टू पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये आपका 4.0 into 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड, या जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट के यूनिट थे मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। दोनों क्वेश्चंस में मैंने यूनिट साथ में लिखे। इसका क्या फायदा हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पे हमें जो वेवलेंथ थी वो नैनोमीटर में गिवन थी। अगर आप यूनिट्स ना लिखते तो हो सकता है आप नैनोमीटर में ही यहाँ पे 10 रेज टू पावर -9 को इन्वॉल्व ना करते और नैनो लिख जाते, और सीधा आपने याद किए हुए हैं यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज होते हैं, आपने हर्ट्ज लिख देना था, ठीक है। वो रॉन्ग हो जाता आपका। तो अगर हम यूनिट्स को साथ लेंगे, कैंसल आउट करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पर सेकेंड आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही यूनिट कन्वर्जन्स किए हैं, सही सब कुछ किया है और हमारा आंसर सही है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा यूनिट साथ में लिखो, नॉट कि आप नीट जेईई के पेपर में यूनिट साथ लिख रहे हो, वहां पे आपको क्विक कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं। आप अपने जर्नल पेपर, थ्योरी पेपर में ये चीजों का ध्यान रख के आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको तब कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, नाउ कम टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपको याद होगा हमने बोला था कि बोहर मॉडल डिस्कस करने से पहले हम एक तो डुअल नेचर ऑफ लाइट समझेंगे और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है ये देखेंगे। नाउ वी आर ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी अगर एटम है उसकी जब हम इंटरेक्शन करते हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज तो उस स्टडी को एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में वो हमारे सामने आता है। हम देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम थोड़ा पुराना कंसेप्ट समझते हैं, वहां पे जाते हैं। आपने बच्चों फिजिक्स में या पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता था? रिफ्रैक्शन में होता था हमने यहाँ पे एक रे फॉल करवाई, ठीक है, क्या हुआ, ये नॉर्मल है तो वो नॉर्मल के कई बार तो टुवर्ड्स बेंड कर जाती थी और समटाइम्स अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड करती थी। पहले तो बच्चों ये जो बेंड कर रही है ये क्यों कर रही है, स्ट्रेट ही क्यों नहीं गई? क्योंकि बच्चों देखो, जो स्पीड होती है लाइट की वो एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में वेरी करती है। यहाँ पे एयर था, यहाँ पे ग्लास है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करी तो उस अकॉर्डिंग उसने बेंड कर दिया। अगर मान लो ग्लास है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, मतलब डेंसर है देन एयर। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मास ओवर वॉल्यूम जो है वो ग्लास की ज्यादा है देन एयर, तो जो इंसिडेंट रे हमने फॉल करवाई वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई मोटिव नहीं है रिफ्रैक्शन को समझना, बट कंपैरिजन करना है कि प्रिज्म के साथ जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं यहां से ये चीज कैसे डिफरेंट है। देखो यहाँ पे भी हमने एक रे फॉल करवाई, यहाँ पे भी बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई है इनटू मल्टीपल कलर्स। वायलेट, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट हमने रखी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर आ रहे हैं जैसे रेनबो में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ प्रिज्म के केस में?
जबकि यहाँ पे तो लाइट बेंड हुई है, यहाँ पे बेंडिंग के साथ साथ स्प्लिटिंग भी हुई है। तो बच्चों इसका जवाब है कि जब हम रिफ्रैक्शन वाला केस पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक चीज लिखते हैं, वहां पे ये जो इंसिडेंट लाइट है ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए, है ना। पढ़ते हैं ना कि हमने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो फॉल करवाई ग्लास पे। तो इस मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर। तो यानी इस जो इंसिडेंट लाइट है इसमें एक ही कलर है, यानी इसमें एक ही तरह की, एक ही वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट है। जबकि अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमेशा व्हाइट लाइट को हमने फॉल करवाया प्रिज्म पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट रेडिएशंस है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस है, तो उनकी जो स्पीड होगी मीडियम में वो भी डिफरेंट रहेगी, इसीलिए वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखो दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, एक बार यहाँ पे बेंडिंग हुई और एक बार देखो ये सारी लाइट फिर से बेंड हो रही है। मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन इस रिफ्रैक्शन ये जो दो बार हो रही है इसमें स्प्लिटिंग भी इन्वॉल्व है। तो हम क्या बोलेंगे, जो स्प्लिटिंग हो रही है लाइट की इनटू सेवरल कलर बैंड, ये कलर बैंड हमने बना दिया, ये वाला विजिबल रेज में जो सारे कलर्स आते हैं ये वाले हमें दिखेंगे, इज नोन एज डिस्पर्जन। तो इस फिनोमिना को डिस्पर्जन बोलेंगे स्प्लिटिंग वाले को, और इस बेंडिंग वाले फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ओके, और ये जो सीरीज ऑफ कलर हैं ये जो हमें दिख रहे हैं इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है और यहाँ पे हमें कलर्स दिखते हैं। ओके बच्चों, एक चीज और, जब भी आप देखोगे कि रेनबो बनता है सनलाइट से तो वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। जैसे रेनबो बना, ऐसे बना ना, ठीक है, ये वायलेट हो गया, उसके साथ इंडिगो, उसके साथ ब्लू मर्ज होते हैं कलर के एक दूसरे के बीच में, ठीक है। ऐसे नहीं कि वायलेट थोड़ा गैप है, इंडिगो आ रहा है, थोड़ा गैप है, ब्लू आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस बनता है। लेकिन अगर हम एटम्स को देखेंगे, जैसे हम आगे फर्दर एमिशन स्पेक्ट्रम करेंगे, मैं बताऊंगी अभी एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वहां पे हम देखेंगे हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो भी हम देखेंगे कैसे। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। अब देखो, कम टू एमिशन स्पेक्ट्रा, हम पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट, जो नॉर्मल एटम जिसमें होता है। देखो दिस इज एटम, ये न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चे हमने 4 शेल में एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन कराएंगे एटम के साथ, तो हमें पता चल जाएगा, हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा फोटोग्राफिक प्लेट में। वही फिनोमेना हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल कराया तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की, ऑब्जर्व की, और ये अपर स्टेट पे पहुंच गया। ये पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, ठीक है, इसने क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व की। हम सपोज कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये n3 पे चला जाए, अगले शेल पे चला जाए, हो सकता है उससे अगले शेल पे चला जाए। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी एक्साइटेशन ज्यादा। ये एक एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट नहीं है। हमने एनर्जी एब्जर्व करवा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले शेल में पहुंचाया है एंड दैट स्टेट इज नोन एज बच्चों एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक अनस्टेबल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, क्योंकि इसका यहाँ पे ये ओरिजिनल स्टेट इसकी यहाँ पे है, यहाँ पे इसके पास अनस्टेबल है, यहाँ पे इसके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या करेगा, कोई भी चीज अनस्टेबल होती है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं,
तो ये क्या करेगा, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो लूज करेगा, ठीक है। वो एनर्जी बच्चों इस इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दी और ये वापस से अपने जगह पे आ गया। क्यों आ गया अपनी जगह पे, यहां से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से इसको अट्रैक्शन शो हो रही थी, अट्रैक्शन शो हो रही थी, वो क्यों ना जाए फिर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आके दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और इस दौरान ये जो एनर्जी एमिट हुई है, यही एनर्जी को हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट पे हम इसके इम्प्रिंट्स भी लेते हैं, वही एमिशन स्पेक्ट्रा है। एक बार डेफिनेशन को देखो आप, डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों, वो बोल रही है जब हमारे पास एक स्पेक्ट्रा फॉर्म हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही उसने एमिट की, ठीक है। कब हो, जब जो एटम है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट या लेवल पे जा रहा है। ये हायर एनर्जी लेवल था, ये सेकेंड एनर्जी लेवल था, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। सेकेंड से फर्स्ट हायर टू लोअर जब जा रहा है तो वो वाली जो रेडिएशन एमिट हुई है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रा हमें बताता है। पहली तो बच्चों ये चीज बहुत अच्छी है इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की कि हर जो एलिमेंट है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे मान लो बच्चों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हीलियम का स्पेक्ट्रम है, नियॉन का स्पेक्ट्रम है, सबके अलग अलग स्पेक्ट्रम है, सबकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चों, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये इस एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, तो ये वाला एलिमेंट होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो जब भी हम ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करा के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये इस वाले एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, तो हम उसे फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं ऑफ दैट एटम। तो अगर बच्चों उसको हमने फिंगरप्रिंट बोला है तो बच्चों हम केमिकल एनालिसिस में इस चीज का यूज कर सकते हैं। और इसी स्पेक्ट्रम की वजह से रूबीडियम और सीजियम एलिमेंट्स जो है वो डेवलप हुए हैं, जो एस ब्लॉक में आते हैं। सोडियम वाली जो लाइन है अल्कली मेटल जिसे हम बोलते हैं वहां पे आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कम टू डायग्राम। देखो हमने क्या किया, हमने सनलाइट ली, उसको एक सॉल्यूशन में से पास करवाया, तो हमने क्या देखा कि जो सनलाइट है वो ट्रांसमिट हो रही है, यानी उसके बीच में से पास हो रही है। अगर आपको याद हो तो हमने 3 फिनोमिनन किए थे जब हमने एक मेटल का ब्लॉक रखा था और इंसिडेंट रे फॉल करवाई थी। तो बच्चों हमने बोला था कि वो जो मैटर है वो रेज को एब्जॉर्ब कर ले, या वो सीधा पास होने दे, ट्रांसमिट कर दे, या वो रिफ्लेक्शन कर दे। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइट जो है वो NaCl से पास होके एक प्रिज्म पे फॉल कराई, एनालाइज करवाई हमने, यहाँ पे डिस्पोजन हुई जो हमने अभी डिस्कस करी, ठीक है। और जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया। ये जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये एक कलर्ड फोटोग्राफिक प्लेट आएगी, लेकिन इस पे थोड़े डार्क लाइंस आएंगी। डार्क लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाली जो वेवलेंथ की रेडिएशन होगी वो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, और वो डार्क लाइन की फॉर्म में आ गया। सो दैट मीन्स ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बना कलर्ड है, तो ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये चीज आपको डिफरेंस में आप बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको डिफरेंस में लिखने में काम आएगा कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने किया था कि जो हमारा जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे देखो, एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने सनलाइट ली, यानी यूवी जो रीजन था उसके अंदर सनलाइट आती है, तो हमने यूवी रेडिएशंस मान लो ले ली, और बच्चों उसको हमने एक स्लिट में से पास करवाया ताकि डायरेक्ट जो NaCl सॉल्यूशन है उस पे
जो सनलाइट है वो फॉल हो, पास थ्रू अ गैस और सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से हमने एक पास करवाया, एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज, लाइट ट्रांसमिट हुई, इसके बीच में से निकलेगी और वो एनालाइज की हमने प्रिज्म से, वी ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइंस, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आया है जहां पे हमें डार्क लाइंस देखने को मिलेंगी, ठीक है, बट वो कंटिन्यूअस था, यानी जो प्लेट थी वो कलर्ड थी डिफरेंट डिफरेंट कलर से, बट उस पे डार्क लाइंस आई। हमने डार्क लाइंस भी डिस्कस कर लिया, क्यों आई, क्योंकि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी वो ऑब्जर्व कर लिया एटम ने। ओके, एक चीज और बच्चों, ये जो हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैं, ये हम एक डिवाइस आता है स्पेक्ट्रोस्कोप, उससे मेजर कर लेते हैं, उससे ऑब्टेन कर लेते हैं, ये जो पूरा फिनोमिनन है हमने वही उसके अंदर ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एमिशन स्पेक्ट्रम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो एक्साइटेड एटम है उस पे रख देंगे और वो सारा जो हमारा ये स्पेक्ट्रम है ऑब्टेन करके हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, सो हम एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अगर देखें, वही सब हम यहाँ पे करेंगे। हाइड्रोजन एटम पे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाई, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो एक्साइटेड स्टेट पे आ गया, फिर उसकी टेंडेंसी है कि उसने स्टेबल होना है, वो एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या हम एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, हमने जब इसको, इसके जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने बैटरी से जोड़ा, ठीक है, करंट आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकली, हाइड्रोजन एटम्स बने और उसको स्लिट में से पास करवा के वही सेम फिनोमेना किया, प्रिज्म में से पास करवाया और हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल गया। और ये जो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम हमने क्यों बोला, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं था, यहाँ पे बीच बीच में से कलर्ड लाइंस शो हो रही थी, जैसे मैंने लिखा है रेड, येलो, ब्लू और वायलेट, ठीक है, तो इसी वजह से दिस इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, मजे की बात ये थी कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा बना वो बच्चों 3 रीजन्स में फॉल कर रहा था, एक था विजिबल रीजन, एक था इंफ्रारेड, IR लिख रही हूं, और एक था यूवी रीजन, ठीक है। लेकिन बच्चों जो रेडिएशन विजिबल रीजन में थी वो हमें ह्यूमन आई से दिखी, और इसी वजह से बच्चों बाल्मर ने ये जो लाइंस डिफरेंट वेवलेंथ की बनी है उसका एक दूसरे से रिलेशन बताया, ठीक है, जिसमें हम बाल्मर सीरीज पढ़ते हैं। फिर आगे जाके क्या हुआ कि IR और UV पे भी हमने स्पेक्ट्रल लाइन का वो जो फॉर्मूला था जो हम अभी पढ़ेंगे फिर वो बना। लेट्स सी। ओके बच्चों, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे अभी एमिशन स्पेक्ट्रा पे फॉर्म करवाई हमने, उसमें हमने देखा कि जो हाइड्रोजन था वो विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड और यूवी रीजन में फॉल कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बच्चों विजिबल रीजन का जो डिफरेंट वेवलेंथ थी उनका आपस में रिलेशन आया। क्यों? क्योंकि बच्चों वो ह्यूमन आई को वो डायरेक्टली देख सकता था, एब्जॉर्व कर सकते थे हम उन लाइंस को। सो पहले बच्चों विजिबल लाइन का बाल्मर फॉर्मूला दिया। तो बाल्मर ने जो फॉर्मूला दिया उन्होंने बोला कि जो 1/λ है दैट इज इक्वल्स टू वेव नंबर एंड इट इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लिख दिया 109677 और ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। n है यहाँ पे एक्साइटेड एनर्जी लेवल और z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1 लिख दो। अब देखो ये 2 और n को समझने के लिए यहाँ पे आओ। देखो जब रेडिएशन से निकली, जब बच्चों एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे एटम आया होगा तब हो सकता है कि एनर्जी लेवल मान लो ये n = 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो मान लो
जो इलेक्ट्रॉन था जब हमने एनर्जी दी तो वो 4 पे पहुंच गया, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है कि वो 4 से 2 पे आ गया सीधा, ठीक है। हो सकता है बच्चों कि वो 3 से 2 पे आया हो, ठीक है। अगर हम एक और लेवल बनाए n इज इक्वल्स टू 5, तो हो सकता है वो 5 से सीधा 2 पे आया हो, ठीक है। ये केसेस हो सकते हैं ना। तो ये जो केसेस हैं, ये जो 3 केसेस हमने बनाए हैं, ये केसेस जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे फॉल करता है तो वो बाल्मर सीरीज में आता है। बाल्मर फॉर्मूला से हम उसकी वेवलेंथ देख सकते हैं कितनी है। लेकिन बच्चों ये जो वेवलेंथ आएगी ये विजिबल रीजन का जो हमने एरिया किया था, वैल्यूज की थी, उसकी रेंज में आएगी। बट IR और यूवी का क्या, इसको हम निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो रेडबर्ग ने अपनी एक इक्वेशन दी, उन्होंने सारा फॉर्मूला सेम लिखा, ठीक है। R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल्स टू C 109677, ठीक है। और यहाँ पे जो N2 है वो ग्रेटर है देन N1। देखो बच्चों, ये जो हमने लेवल्स बनाए हैं, यहाँ पे बाल्मर ने फॉर्मूला दिया, यहाँ पे उन्होंने n को फिक्स कर दिया कि सेकेंड लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन अगर गिरेगा तो आप वहां से वेवलेंथ फाइंड कर लेना। लेकिन जब बच्चे यहाँ पे कोई भी ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है 5 से पहले 3 में गिरा, ठीक है, फिर 3 से 2 में गिरा, 2 से 1 में गिरा, बहुत चांसेस हो सकते हैं, 4 से 2 में गिरा, है ना, ऐसे। ओके बच्चों, जो इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन 1 एनर्जी लेवल पे फॉल कर रहा है तो लाइमन, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर सेकेंड शेल में फॉल कर रहा है तो बाल्मर, थर्ड में कर रहा है तो पास्टन, और फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में पिफन। देखो, जो लाइमन सीरीज थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती थी, बाल्मर विजिबल रीजन में, बाकी जो तीनों सीरीज थी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती थी। और बच्चों, ये जो हमारी इक्वेशन है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव, यानी बच्चों जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो उस पे हम ये चीज लगा सकते हैं। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे वो N5 तक पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन N5 एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन N3 तक पहुंचे। ऐसा क्यों? देखो, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है जिसपे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराई तो उसने डिफरेंट एनर्जीज ऑब्जर्व की, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने अपना एक्साइटेशन दिखाया, ठीक है। जिसने ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व की वो N5 पे चला गया, थोड़ी कम की तो 4 पे चला गया, ठीक है। और देखो, वापस आते हुए ऐसा नहीं है कि वो 5 से सीधा 1 पे आ जाएगा, नहीं, हो सकता है वो 5 से पहले 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, ठीक है। हो सकता है वो सीधा 5 से 1 पे आ जाए, हो सकता है वो 5 से 3 पे आए, मतलब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला भी आपको पूछा जाता है, वो भी हम करेंगे।